भारत में चीन के जासूसी कांड की जांच में अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा दलाई लामा और भारत में लाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीनी जासूसों के निशाने पर थे। पकड़े गए चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में ये सामने आया है कि भारतीय मंत्रालय में काम करने वाले उच्च अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी खंगाली जा रही थी। चीनी जासूस क्विंग शी से पूछताछ में मालूम हुआ है कि चीन ने भारत में अपनी जासूसी टीम को पीएमओ समेत बड़े दफ्तरों की अंदरूनी जानकारी देने को कहा था, जैसे कि कार्यालय में कौन शख्स अहम है, कौन किस पद पर तैनात है और कितना प्रभावी है। पूछताछ में चीन के इस जासूसी नेटवर्क में महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्विंग शी से इस महिला को मिलवाया गया था, जो उसे अहम दस्तावेज सौंपती थी और क्विंग उसे ट्रांसलेट करके चीन भेजती थी। चीनी जासूस से पूछताछ में एजेंसियों के हाथ कुछ दस्तावेज भी लगे हैं, जिनके मुताबिक पीएमओ में शामिल अधिकारी और दलाई लामा की हर गतिविधि की जानकारी ली जा रही थी। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने क्विंग शी के साथ उसके नेपाली साथी शेर बहादुर और भारतीय पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था। तीनों इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोरोना वायरस पर 3 महीने बाद मिली खुशखबरी के बाद आज फिर नए मामले 50,000 से ऊपर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 54,044 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 717 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा अब 76,51,108 हो गया है, जिनमें से 7,40,090 मामले फिलहाल एक्टिव हैं। मंगलवार के मुकाबले एक्टिव केसेस में 8,448 की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 61,775 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से कुल रिकवर्ड मरीजों की संख्या 67,95,103 हो गई है। रिकवरी रेट अब 88.88% पर पहुंच गया है। कोविड-19 मामलों में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में गिरावट देखी गई। डेली केसेस की संख्या 60,000 से कम आ रही है। मंगलवार को 47,791 नए मामले सामने आए, जो कि 28 जुलाई के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा था। पिछले 2 दिन से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 600 से नीचे रही थी, लेकिन बुधवार को यह सिलसिला टूट गया। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में पिछले हफ्ते भर में एक्टिव केसेस कम होने का ट्रेंड जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने पर टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। महत्वाकांक्षी NDHM कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। कार्यक्रम के मुताबिक मिशन के तहत नामांकित प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य परिचय पत्र मिलेगा, जो कि चिकित्सा सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDHM डिजिटल आईडी या स्वास्थ्य आईडी को आवश्यक नहीं बनाता, इसलिए यह कहना सही व्याख्या नहीं है कि यह टीकाकरण के लिए आवश्यक होगा और जिनके पास नहीं है उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लाभार्थियों के पास स्वास्थ्य परिचय पत्र नहीं है तो अन्य परिचय पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। भूषण ने कहा कि यह लगभग चुनावी परिदृश्य जैसा होगा, जहां कई परिचय पत्र का इस्तेमाल किया जाता है और किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाता। इसी तरह कोई भी टीकाकरण से वंचित नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह पहली कैबिनेट मीटिंग में बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए पूछा कि पैसा कहां से लाओगे, जेल से या नकली नोट छापोगे। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। लोकतंत्र में और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए। और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। तो आप समझ जाइए, जहां 24,000 करोड़ का योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और 60 घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए का बंटरबाट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और 500 करोड़ रुपया जो है चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है। तो ये तो बड़ा हर्षास्पद बयान मुख्यमंत्री जी का है। और कहते हैं कि समुंदर बिहार में नहीं है, इस वजह से उद्योग और कारखाने नहीं लग सकते। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से इस प्रकार से थक चुके हैं मुख्यमंत्री। आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन्हीं के बलिदान के कारण आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके गृह मंत्री नाते बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, कॉलोनी में कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई साथ में है नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी, वहां पर ब्लड डोनेशन से लेके प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी सराहना की है और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गंवाए हैं। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा।